हेलो एंड वेलकम टू फ्लैशबैक। इस हफ्ते हम आपके सामने पेश कर रहे हैं एक बहुत ही मशहूर गायिका का जो क्लासिकल सॉन्ग्स गाती हैं बहुत अच्छा। उनके साथ मेरा लिया गया पुराना इंटरव्यू, करीब 2008 या 9 के दरमियान ये इंटरव्यू लिया गया था। जी हाँ, पेश है आपके सामने द वन एंड ओनली शुभा मुदगल के साथ मेरी ये बातचीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और इस हफ्ते हमारी मेहमान है एक ऐसी सिंगर जिनकी बहुत ही सुरीली आवाज है। एक ऐसी सिंगर जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत ट्रेनिंग करी है, बहुत रियाज किया है टू बिकम अ क्लासिकल सिंगर। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो बहुत नाम कमा रही हैं और प्रसिद्धि हासिल कर रही हैं एक पॉप सिंगर की तरह भी। जी हाँ, इस हफ्ते हमारी मेहमान है द वेरी पॉपुलर शुभा मुदगल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन टू आवर स्टूडियोज। सबसे पहले तो बताइए कि हम क्लासिकल म्यूजिक की बात कर रहे हैं, तो आपकी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग या शौक, रुचि कब पैदा हुई, कब सीखना शुरू किया, कैसे सीखना शुरू किया? मेरे पिताजी और माँ दोनों ही उन्होंने म्यूज़िक की तालीम भी ली थी और उन्हें वैसे भी कला, चाहे थिएटर हो, चाहे पोइट्री हो, चाहे म्यूज़िक हो, बेहद शौक़ था उन्हें। हालांकि वो पेशेवर म्यूज़िशंस नहीं थे। मेरे पिताजी और माँ दोनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और उनका एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी बड़ी श्रद्धा थी कला के लिए। तो मैं और मेरी छोटी बहन, हम दो ही बहनें हैं, हम दोनों को जो घर का माहौल मिला उसमें भरपूर संगीत, भरपूर कविता, साहित्य इत्यादि का अच्छे जेनरस डोजेस मिले हमें। और इलाहाबाद में बड़ी हुई हैं आप? जी बिल्कुल। और वहीं से और भी बड़े बड़े लोग, साहित्यकार, लिखने वाले, जैसे पॉपुलर परसेप्शन में तो हरिवंश राय बच्चन, निराला जी, महादेवी जी, पंत जी, सभी इलाहाबाद में रहे। तो उन लोगों से कोई बचपन की कोई यादें, कोई मुलाकात? जी, मेरा सौभाग्य है कि मुझे बहुत बड़े बड़े जो लिटरेरी फिगर्स हैं उनको निकट से देखने का, उनसे इंटरेक्ट करने का अवसर मिला। मैं रहती थी इलाहाबाद में, एक इलाका है जिसका नाम बैंक रोड है, जो कि यूनिवर्सिटी के बहुत नज़दीक है। जिस घर की अलॉटमेंट हमारे पिताजी और माँ के लिए हुई थी, उसके बगल का जो घर था वो उसमें फ़िराक साहब रहते थे। तो एक दिन दरवाज़ा खोला, घंटी बजी, दरवाज़ा खोला तो देखा फ़िराक साहब खड़े हैं। और साथ ही महादेवी जी से भी मुलाकात हुई। पंत जी मेरी माँ के परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते थे, बड़े प्यार से मुझसे बात करते थे। तो बहुत एक अलग सा माहौल था जिसमें इन सब बड़े बड़े दिग्गजों से उनके दर्शन ही नहीं हुए, लेकिन उनसे वाकई बातचीत भी हो पाई। बिल्कुल, इतने ज़बरदस्त एक लिटरेरी और पोइट्री के ट्रेडिशन में आप जी बड़ी हुई हैं। हमें तो बिल्कुल आप सामने बैठी हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी महादेवी जी भी एकदम आंखों के सामने से निकली, पंत साहब एंड फिराक गोरखपुरी साहब, तो बड़ा प्रिविलेज उस तरह से चाइल्डहुड रहा आपका। जी बिल्कुल। तो तब से ही आपने सोचा कि मैं भी आर्ट्स, फाइन आर्ट्स की दुनिया में जाऊंगी, नाम कमाऊंगी? कुछ ये इनमें से कोई रोल मॉडल थे आपके? नहीं, ऐसा तो नहीं था। और सच बताऊं आपको तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि गाना सीखूंगी भी और कलाकार भी बन पाऊंगी। लेकिन घर में हमेशा ये बताया गया कि नहीं, म्यूज़िक है या पोइट्री है, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, बस इतना बताया गया। और संगीत भी जब सीखना शुरू किया तो कभी मुझसे किसी ने नहीं कहा कि तुम कब मंच पर गाओगी, बल्कि यही बताया कि ये तो बहुत कठिन चीज़ है, देख लो, तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो सीख लो। यही बहुत बड़ी बात है कि तुम सीख पा रही हो, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो पाएगा। तो कभी कोई प्रेशर नहीं था कि मैं आइडल बनूं या कोई चैलेंज जीतूं या टेलीविज़न पे गाऊं। बताइए, अगर ये सब उन्होंने हो रहे होते तो आपको लगता है आप आ जाती हैं वो सब? नहीं, मुझे लगता है कि को जीत के नहीं, मुझे लगता है कि स्टाइल के कपड़े भी पहनने पड़ते, स्टाइल से माइक भी घुमाना पड़ता और अच्छा गाना भी पड़ता। मुझे लगता है कि तब शायद मेरे पिताजी और माँ ये कहते कि नहीं, तुम गाना बजाना रहने ही दो। अच्छा, ये बताइए, तो कौन सा वो मुकाम था या कौन सा वो दौर था जब आपने ये फैसला किया कि चलिए म्यूज़िक न सिर्फ मेरा शौक़ है बल्कि इसको मैं अपना करियर भी बनाऊंगी? मैंने जब बीए कंप्लीट किया तो मेरी मदर ने मुझे कहा कि ऐसा करो, तुमको ऐसा लगता है कि संगीत जो है वही तुम्हारे लिए एक जुनून सा है, तो क्या ज़रूरत है कि तुम बाकी जैसे सब लोग करते हैं कि बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी इत्यादि इत्यादि, और फिर जो काम हम कर रहे हैं वही तुम करो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 1 साल तुम ऐसा करो कि तुम पहले तालीम लो संगीत की और देखो कि अगर तुमको यही काम करना है तो फिर क्या ज़रूरत है कि तुम बाकी कुछ और काम करो, जुट के संगीत सीखो। तो बहुत अनयूजुअल ऑफ़र था ये, और ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं भाई, जल्द से जल्द पढ़ाई ख़त्म करो, एक अच्छी नौकरी मिले इत्यादि इत्यादि। लेकिन मुझे ये ऑफ़र मिला, मुझे 1 वर्ष की भी आवश्यकता नहीं थी। 1 महीने में मैंने डिसाइड किया कि मैं तो संगीत ही सीखूंगी। पर तब भी ऐसा कोई विचार नहीं था कि कलाकार बनेंगे। सीखने का ज़रूर एक जुनून था और पूरा दिन संगीत
के बीच में ही निकलता था, सीखने में, रियाज करने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में। हम बात कर रहे थे शुभा जी बचपन की आपके इलाहाबाद की। क्या ऐसी खास बात है कि इलाहाबाद में एक से एक नामी हस्तियां पैदा होती हैं? ये देखिए, यूनिवर्सिटी टाउन है, पढ़ने लिखने का माहौल पहले तो था ही, अब भी ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और फिर प्राचीन एक तीर्थ स्थान भी है। तो मुझे लगता है कि जहाँ ज्ञान की बात और कला की बात, जहाँ उसे महत्व दिया जाता है, वहाँ पे निस्संदेह लोग ऐसे आएंगे जो कि अपने क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। और शुभा मुद्गल का बचपन कैसा था? बहुत ही मज़ेदार, साधारण। हम घूमने बहुत जाते थे। पिताजी माँ हमारे हमें म्यूज़िक प्रोग्राम सुनने के लिए ले जाते थे, पहाड़ों में घूमने के लिए ले जाते थे। और मैं भी, मुझे फ़िल्में देखने का भी बहुत शौक़ था। तो हमारे मित्र कहते थे कि चलिए फ़िल्म देख के आएंगे, और शर्त यह है कि तुम उसमें से एक गाना याद करके आना, एक ही बार, एक ही व्यूइंग में। तो ये बड़ा चैलेंज रहता था कि नई फिल्म, कभी कभी तो ज़्यादातर जीत ही जाती थी। तो उस ज़माने में करके जाती होंगी आप गाना। हाँ, देखिए, ये सब छोटी मोटी ये सब चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन चीटिंग तो अलाउड है। तो कौन सी फिल्में बहुत पसंद थी आपको? मुझे याद है एक बार हम लोग बंक करके अपना क्लास अभिमान देखने गए थे। क्या ज़बरदस्त पिक्चर थी, मतलब इट वाज वर्थ बंकिंग द क्लास। आई थिंक इट वाज सर्टेनली। तो कौन सी क्लास में थी तब आप? हम लोग यूनिवर्सिटी में थे तब। अच्छा। और वापस आते हुए रिक्शे पे बैठ के, साइकिल रिक्शा पे बैठ के, अलग अलग रिक्शों में हम लोग करीब 8-10 लड़कियां वापस आ रहे थे और गाते हुए आ रहे थे, पिया बिना पिया बिना। तो कॉलेज के दिनों में तो आपने गाया बहुत ही सुरीला अभिमान का गाना पिया बिना। इन दिनों भी कोई ऐसा सॉन्ग है जो आपके ज़ुबान पे रहता है, गुनगुनाने का मन करता है, जो हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर करें? एक राहत फ़तेह अली खां, उनका गाया हुआ एक गीत अभी एक भारतीय फिल्म में आया था, जिया धड़क धड़क जाए, वो सुना था। अगर आपसे कहें हम कि म्यूज़िक को डिफाइन करें या हमको समझाएं कि आपकी नज़र में म्यूज़िक क्या है, तो क्या है संगीत? मेरे लिए तो एक आजीवन एक कंपेनियन है, एक मित्र है, जिससे कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, कई बार निराशा भी मिलती है, लेकिन एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, एक सफ़र है जो कि आपके साथ आजीवन चलता है और जिसमें आपको सीखने के लिए हमेशा मिलता है। और एक भाषा है, एक बड़ी बड़ी रिच, वेरी डाइवर्स भाषा है, जिसमें कि आप जो चाहें कह सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरह से अपने आप को व्यक्त करें, लेकिन एक ऐसी भाषा है जिसमें कि आप बहुत सटल कुछ कह सकते हैं, बहुत ज़ोरदार बिल्कुल एक स्लोगन भी लगा सकते हैं। तो मेरे लिए तो एक तरह से ऐसी भाषा है जिसे मुझे लगता है ये ही भाषा मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। तो आप किस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकती हैं अपने आप को म्यूज़िक में? देखिए, ऐसा होता है कि अक्सर जब हम फिल्मों की बात करते हैं, आप फिल्म म्यूज़िक बहुत बजाते हैं इस कार्यक्रम में, तो लोग प्रश्न करते हैं ये हैप्पी सॉन्ग है या सैड सॉन्ग है। जैसे कि हैप्पी और सैड के बीच में कोई शेड्स है ही नहीं, लेकिन किसी भी बात को कहने के लिए बहुत अलग अलग अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में उसको कहा जा सकता है। आप नाराज़ हो किसी से तो आप ये कहते हैं क्या कर रहे हैं, और आप ये कह सकते हैं भाई क्या कर रहे हैं आप, ये भी तो एक तरीका होता है। तो म्यूज़िक में ये पूरा एक रेंज गैमट है कि जिसको आप इस्तेमाल कर सकें। और शुभा जी, किस तरह का म्यूज़िक आपको सुनना पसंद है, आपका पर्सनल फेवरेट है? हर प्रकार का संगीत सुनना मुझे अच्छा लगता है। मुझे कव्वाली भी पसंद है, मुझे गज़ल भी पसंद है, मुझे फ़िल्मी गीत भी पसंद हैं, मुझे भारतीय केवल संगीत नहीं पसंद है, अलग अलग देशों का, प्रांतों का संगीत भी बहुत पसंद है। तो एक संगीत की विद्यार्थी हूँ और शास्त्रीय संगीत सबसे ज़्यादा उससे मेरा ताल्लुक़ रहा है। लेकिन किसी प्रकार का भी संगीत सुनाइए तो एक बार ज़रूर सुनूंगी। हाँ, मेरी प्रेफरेंसेस भी हैं, लेकिन सुनने की बहुत शौकीन हूँ। अच्छा, बताइए कि आपको सूफ़ी गाने का काफ़ी शौक़ रहा है? सूफ़ी संगीत सुनती हूँ मैं, लेकिन उसकी तालीम नहीं है मुझे। लेकिन अगर आप सुने जी, या सुनना पसंद करें एक अच्छा पॉपुलर सूफ़ी सॉन्ग जी, जो हम अपने सुनने वालों को भी सुनवा सकें, तो कुछ दिमाग में घंटी बज रही है? हाँ, कुछ लगभग 2-2.5 साल पहले रब्बी शेरगिल ने काफ़ी धूम मचाई थी भारतीय पॉपुलर संगीत में, और अच्छा लगा कि एक नए किस्म की आवाज़ जो अपना संगीत अपनी तरह से पेश करने की हिम्मत रखती है, वो सुनाई दे रही है और उसे सराहा भी जा रहा है। एक वक्त था, मतलब ऐसा नहीं कि सब जने आप जैसे स्पेशलिस्ट और इतने कामयाब
फनकार बनते हैं। लेकिन एक जनरेशन थी, अब से बहुत साल पहले या कोई बहुत सदियों पहले की बात नहीं कर रहा, जब हर घर में करीब करीब ये सिखाया जाता था, खासकर लड़कियों को, और जो लड़के भी उस तरह की फितरत के होते थे कि भाई कुछ बजाना सीखिए, हारमोनियम, तानपुरा, गाना। आपको लगता है कि ये कल्चर कुछ कम होता जा रहा है एंड लोग कम दिलचस्पी ले रहे हैं, जबकि रिकॉर्ड्स की बिक्री दिन ब दिन बढ़ रही है, म्यूज़िक का शौक एक तरह से कहें हम कोर्ट्स में तो वो भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारे खुद के इंस्ट्रूमेंट्स पिछड़ रहे हैं कहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, इसका जवाब एक ही तरह से मैं नहीं दे पाऊँगी। ये ज़रूर है कि मुझे लगता है भारतीय समाज में कला के प्रति जो श्रद्धा एक ज़माने में थी वो कम होती चली जा रही है। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि कला के प्रति श्रद्धा, लेकिन कला में जो विविधता थी, अब भारतीय संगीत की ही बात ले लें तो केवल बॉलीवुड संगीत ही हमारा प्रतिनिधि नहीं है। शास्त्रीय संगीत भी है, फोक म्यूज़िक भी है, ट्राइबल म्यूज़िक भी है, रिलीजियस म्यूज़िक भी है, जो महिलाएं अपने घरों में गाती थीं शादी ब्याह के अवसर पर, त्योहार के अवसर पर, वो भी संगीत है। लेकिन अब वो सब चीज़ें सुनने का अवसर नहीं मिलता है। तो ये ज़रूर है कि जो वो विविधता थी, जो डाइवर्सिटी थी, वो ज़रूर उसका गला घोंट के ख़त्म किया जा रहा है। गला घोंट के? हाँ, क्योंकि गला यही वेरी मर्डरस एक्सप्रेशन। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि गला घोंट? आजकल हिंसा का माहौल है ही वैसे भी, जहाँ देखिए तोड़फोड़, आगजनी मची रहती है। नहीं, कभी कभी ये भी लगता है कि क्या जो हमारी म्यूजिकल ट्रेडिशन है उसने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया चेंजिंग टाइम्स की वजह से? क्योंकि मुझे नहीं लगता, बुरा ज़रूर लगता है कि ट्रेडिशंस खत्म हो रही हैं, लेकिन क्या सच में उनका गला घोटा जा रहा है, या वो वक्त के साथ नहीं बदल रही और इवॉल्व नहीं कर रही, इसलिए कुछ पिछड़ रही हैं? मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि अगर आपके घर में शादी ब्याह हो तो आप उस शादी ब्याह के अवसर पे शादी से संबंधित कोई गीत गाएंगे या नहीं? जाहिर सी बात है, गाना तो चाहिए। यदि सेहरा बंध रहा है तो सेहरे के बारे में गाएंगे, या आप गाएंगे कि कांटा लगा? आप बताइए। तो अगर बताइए, सेहरे में कांटा लगा हो तो पता नहीं। अब मुझे नहीं पता कि अगर इतने कांटों वाला सेहरा बनाया जा रहा हो तो फिर तो ये कुछ अजब ही बात होगी। लेकिन एक जाहिर सी बात है कि मौके के लिए, अवसर के लिए एक अलग अलग प्रकार का संगीत होता था। या अगर जन्माष्टमी मनाई जा रही है या अगर ईद मनाई जा रही है तो उसमें धूम मचाले धूम गाने का क्या मतलब बनता है? या उसे भी बजा लीजिए, लेकिन कुछ तो गाइए कृष्ण जन्म के ऊपर, या कुछ तो गाइए कि भाई हम ईद मना रहे हैं। ये हमने अपने आप धारणा बना ली है। जब आप जैसे कार्यक्रम में आते हैं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में, तो आपको लोगों की कमी महसूस होती क्या? नेहरू पार्क में जब हम लोग गाते हैं दिल्ली में तो क्या होता है? तो हज़ारों लोग होते हैं और हर प्रकार का आदमी होता है, बुजुर्ग भी, बच्चा भी, युवा भी। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि सुनने वाले कम हैं या अडेप्ट नहीं कर रहा अपने आप को? अगर आज हम शास्त्रीय संगीत गा रहे हैं तो वी आर सिंगिंग कंटेम्प्रेरी क्लासिकल म्यूजिक। उसे पुरातत्व विभाग में भेज देने की क्या आवश्यकता है? तो ये जो सब चेंजेस आ रहे हैं, चाहे हमारे सोच में, चाहे ट्रेडिशन में, आप इसके लिए क्या हिंदी फिल्मों को जिम्मेदार मानती हैं काफ़ी हद तक? नहीं, किसी हिंदी फिल्मों को क्यों दोष दिया जाए? उनके लिए अच्छा दौर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये तो हमारी कमी है, जनता की कमी है कि हम कभी कह नहीं पाए कि अगर हम सुनना चाहते हैं अलग अलग प्रकार का संगीत, और ऐसा लगता है कि लोग ज़रूर हैं, ऑडियंस है अलग अलग संगीत के लिए, तो फिर ये अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि आजकल तो आपने ये भी संभव कर दिया है मीडिया ने कि हम एक SMS द्वारा आपको बता दें कि हमको आपका कार्यक्रम अच्छा लगा कि नहीं। तो अगर उसमें ये पूछा जा सकता है कि आज फला फला फिल्म में इतनी बार किसिंग सीन था, आपको पसंद आया कि नहीं, तो फिर लोग ये क्यों नहीं कह सकते SMS द्वारा कि भाई हमको ये भी आप सुनाइए, हमने फिल्मी जो चार्ट बस्टर्स हैं वो सुन लिया, अब इसके अतिरिक्त भी हमें कुछ सुनाइए। मुझे लगता है कि अगर लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर एक बहुत आसान है कि लोग अब जो चाहें वो कर पाएँ। और ये जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि न सिर्फ शास्त्रीय संगीत को छोड़िए, लेकिन जो पुराने गाने थे, जो पुराने हिट्स थे, उनको भी रीमिक्स करके एक नए अंदाज से पेश किया जाए। मतलब कि कुछ लोगों के हिसाब से उनको दोबारा से जवान किया जा रहा है और प्रासंगिक बनाया जा रहा है, रेलेवेंट बनाया जा रहा है। कुछ लोगों के हिसाब से उनकी भी टांग तोड़ी जा रही है। तो रीमिक्स ट्रेंड के बारे में आप क्या सोचें? देखिए, मैं तो संगीत की दृष्टि से बात कर सकती हूँ। पहली बात तो ये कि उस गाने को अगर एक पुनर्जीवन मिल रहा है तो उसमें ये बहुत आवश्यक है कि हम ये बताएं कि ये फ़लाँ फ़लाँ कंपोज़र ने पहले ओरिजिनली इसे कंपोज़ किया। उस कंपोज़र का नाम, उसकी सोच, उसकी सांगीतिक सोच को ख़त्म करना मुझे लगता है सही नहीं है। ये तो ऐसी बात हुई कि आप एक पेंटिंग लाएँ, इस कमरे में लगा दें और उसके बाद कहें कि नहीं, आज इसमें जो लाल बैकग्राउंड है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं उसको आज नीला कर दूँगा।
तो जो जिसने बनाया उसे, उस कलाकार की ही आपने कोई कदर नहीं की। दूसरी बात यह है कि अगर आप नया कर रहे हैं, उसे पुनर्जीवन दे रहे हैं, तो आप उसमें क्या नई चीज़ ला रहे हैं जो जिससे आप कह सकते हैं कि हमने उसमें कुछ फ़र्क हम लाए। आपने तबला ढोलक हटा दिया और आप ड्रम मशीन्स ले आए और कीबोर्ड्स ले आए और आप कह रहे हैं हमने कुछ नया कर दिया। तो आपका जो मैसेज जा रहा है लोगों श्रोताओं के पास वो ये है कि तबला या तानपुरा या सारंगी या हारमोनियम ये सब तो बहुत पुरानी चीज़ है, इसे फेंक दो, और नया करने का एक ही तरीका है कि उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ले आइए या नॉन इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स ले आइए। ये तर्क मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन जो रीमिक्सेस हैं उसमें से कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है जो आपको पसंद आया हो कि हाँ ये बहुत अच्छा, दिस इज द वे कि ऐसा होना चाहिए था, एक एग्जाम्पल या कोई ऐसा कि ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि बस ये तो मर्डर हो गया उस गाने का, पुराने का? कभी यार कभी पार, वो कभी नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि जो लोग आपकी कभी कभी क्रिटिसिज्म करते हैं या कहते हैं कि इन्होंने एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक ट्रेडिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है और पॉप की तरफ गई हैं और रॉक की तरफ गई हैं, ये गलत है, तो उनके बारे में आपको क्या लगता है कि इज़ इट अ फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ योर्स? नहीं, देखिए आलोचक बहुत अच्छे होते हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन यदि एक कभी, पहली बात तो ये हमारी, ये तो आपने बहुत एक नॉटी स्माइल के साथ बात कही, करती तो नहीं है आप? नहीं ऐसा नहीं है, मैं जो अब कहने जा रही हूँ शायद उसमें मुझे अब काफ़ी कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन नहीं, सच बात है कि आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई परफेक्ट होता है, तो उसकी आलोचना यदि हो तो अच्छा है, उसमें सुधार लाने की भी गुंजाइश रहती है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें जो तालीम मिली है उसमें ये कहा गया कि अगर बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनो। अगर कभी पब्लिक डिबेट हो तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई शास्त्रीय कलाकार हो जो इस बात पर आपत्ति जाहिर करे कि मैंने पॉपुलर म्यूज़िक गाया है, क्योंकि यदि आप फिल्म म्यूज़िक देखें, आप फ्यूजन म्यूज़िक देखें, आप किसी भी किस्म का संगीत देख लें, तो मुझसे पहले जो आज के पंडित और विद्वान माने जाते हैं, उस्ताद माने जाते हैं, वो सब ये काम कर चुके हैं। तो जय हिंद। ठीक है, तो बात में समझ गया आप क्या कहने वाली थी कि लोग जिससे बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन जब आपको लोग पॉप स्टार कहते हैं तो कहीं तो एक खुशी भी लगती है। मुझे गायिका कहते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए, ना तो मैं घरानेदार संगीतज्ञों के परिवार की हूँ, लेकिन फिर भी फर्स्ट जनरेशन म्यूजिशियन होते हुए भी लोग मुझे म्यूजिशियन माने, स्टार माने या ना माने, लेकिन म्यूजिशियन माने, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। और इस इमेज के लिए मतलब एक तो हम देख ही सकते हैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के कि आप बहुत अच्छी स्माइल दे सकती हैं लोगों को, परफॉर्मर आप हैं ही, तो इसके लिए एक पर्सनालिटी भी उस तरह से आपने कभी ढाली अपनी, एक सोची समझे कि मैं ये साड़ी पहन के ही परफॉर्मेंस दूंगी, ऐसे जाऊंगी, ऐसे बैठूंगी, इस तरह से एड्रेस करूंगी लोगों को? मैंने ऐसा इमेज बनाने की कभी कोई बात नहीं सोची। जब मैं पॉपुलर म्यूज़िक गाती हूँ तो भी ऐसी नज़र आती हूँ, जब मैं शास्त्रीय संगीत गाती हूँ तो भी ऐसी नज़र आती हूँ, जब मैं बाहर विदेश में जाती हूँ तो भी ऐसी नज़र आती हूँ। तो मैंने कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं किया। हाँ, ये कॉन्शियस डिसीजन भी मैंने नहीं लिया कि अगर मैं पॉपुलर म्यूज़िक गाने लगूँ तो फिर मैं अपने बाल पर्म करवा के और जो भी आजकल हो रहा है, या बॉन्डिंग करवा के या कुछ और करवा के मैं पहुंचूं, तो वो भी मेरी कॉन्शियस डिसीजन नहीं रही। मैं इमेजेस में नहीं विश्वास करती। मुझे लगता है कि एक म्यूजिशियन के लिए ये मैंने देखा है कि किस प्रकार कलाकार जो है उस जब वो गाने लगता है, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो कि अगर आपके बगल में बैठे हों किसी ऑडिटोरियम में तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कोई इतनी बड़ी हस्ती है, लेकिन जब वो स्टेज पे जाते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो मैंने तो ये देखा कि इमेजेस की आवश्यकता कभी रही नहीं है। आजकल का दौर ऐसा है कि जिसमें मेकओवर्स और इमेजेस इत्यादि के बारे में, ये भी मैं नहीं कहूँगी कि आप अगर स्टेज पे जा रहे हैं तो अपने को मटिया मेट करके पहुँच जाइए, ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको जिस चीज़ में आनंद आए वो कीजिए और इमेजेस की बात भूल जाएं। संगीत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुभा जी, कुछ बातें अब बॉलीवुड की हो जाएं तो ये बताइए आपके फेवरेट स्टार्स कौन रहे हैं? मुझे नसीरुद्दीन शाह का काम बहुत पसंद है, मुझे ओमपुरी जी का काम पसंद है, इरफान अब उनका काम, और पंकज कपूर उनका काम बहुत पसंद है। मतलब फिल्मों में जो शास्त्रीय संगीत टाइप एक्टर्स? नहीं, शास्त्रीय संगीत और पॉप संगीत का सवाल मतलब नहीं है, जो एक्टर्स हैं, जो ज़्यादा एक्टर्स की तरह जाने जाते हैं, न कि स्टार्स की तरह। ये बताइए कि जो आजकल जो म्यूजिक चल रहा है जी भारतीय फिल्म में, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन? जैसे हिमेश रेशमिया एक सिंगर है। देखिए, किसी भी कलाकार को सफलता मिले तो अच्छा ही लगता है। उनको सफलता मिल रही है, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, वो अच्छी बात है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि एक ऐसा दौर आ रहा है जिसमें कि शायद श्रोताओं की जो सुनने की जो उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक समझ के साथ सुनने की जो एक आदत होती थी, वो शायद कम हो रही है कहीं।
और शायद आने वाले समय में, और अगर यही दौर जारी रहा, तो शायद लोगों को गले से गाने की भी इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप क्या नाक की बात कर रहे हैं? मुझे नज़ला नहीं हुआ है आज। तो जो नई जनरेशन के सिंगर्स हैं, इसमें आपका फेवरेट मेल प्लेबैक सिंगर कौन है? हरिहरन हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। शंकर महादेवन हैं, के बहुत अच्छा गाते हैं। इन तीनों का गाना मुझे बहुत पसंद है। सुखविंदर बहुत अच्छा गाते हैं। और लता मंगेशकर या आशा भोसले, इन दोनों में से कौन पसंद है ज़्यादा? दोनों पसंद हैं। और एक बात बता दूं कि बहुत साल पहले, जब मतलब आज भी उनके गाने तो बहुत पसंद हैं, लेकिन शुरू में हम बड़ी कोशिश करती थी कि उनके जैसे कुछ गाने का एक कहीं उनकी छटा आ जाए, लेकिन फिर एक डिसाइड किया कि नहीं, ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन पहले बड़ी नकल करने की कोशिश करती थी। मेरे ख्याल से देखिए, वो इतने बड़े आइडल्स हैं म्यूज़िक की दुनिया में कि शायद सबकॉन्शियस माइंड में सब जने, आप तो खैर बकायदा ट्रेंड सिंगर हैं, नहीं, और क्या सब जने खूब कहीं ना गाया है। अरे क्या क्या चीज़ें गाई हैं उन लोगों ने, तो बहुत, दीज आर रियली आइकॉन्स। आशा भोसले का कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे उनका एक गीत मुझे रंग दे, वो बहुत पसंद है मुझे। और जो उनकी जो स्टाइल होती है कि अभी भी वो इतनी एक रंगीन और थिरकती हुई सी साड़ी पहन के और माइक हाथ में लेके शी कैन स्विंग अराउंड ऑन अ स्टेज। वाकई वो बिल्कुल एक एवरग्रीन वैसी आर्टिस्ट हैं वो। आपकी रोल मॉडल कौन है अभी उस तरह से? मतलब एक मे बी कोई डेफिनेटली हो नहीं, लेकिन कहीं किसी कोने में कि बस मैं ऐसी बन जाऊँ। नहीं, ऐसा मुश्किल होता है कि मैं, क्योंकि नहीं तो फिर नकल बन जाएंगे। अगर ऐसा कहेंगे कि ऐसी ही बनूं तो एक नकल बनने की कोशिश। मुझे जो प्रेरणा मिलती है, उससे बेटर बनूं। नहीं, बेटर का सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि जब आप किसी से एक प्रेरणा लेते हैं, मुझे जो प्रेरणा मिलती है इन सब कलाकारों से, चाहे वो लता जी, आशा जी हों, या फिर बेगम अख्तर हों, या सिद्धेश्वरी देवी हों, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो एक मौलिक, इनका जो एक अंदाज़ था, एक उनकी जो ओरिजिनलिटी थी, वो मुझे बार बार ये कहती है कि अपनी आवाज़ ढूंढो, अपनी आवाज़ ढूंढो और अपने अंदाज़ को ढूंढो। जो चीज़ आपकी आवाज़ में, मेरी आवाज़ में सबसे ज़्यादा सजेगी, वो चीज़ ढूंढो। और वो मेरे लिए इन लोगों से मिली हुई जो मुझे एक इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं, वो मुझे इनसे मिली है। और शुभा मुद्गल, ये जो सक्सेस है, इसकी डिग्री पे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन जो भी सक्सेस है और काफ़ी खासी कामयाबी आपको मिली है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? अभी भी बहुत करनी पड़ती है, या हैज़ इट बिकम ईजियर नाउ? नहीं, देखिए, मेहनत से तो कहीं आप आंख नहीं चुरा सकते, क्योंकि जहाँ आपने ये कोशिश की, वहाँ आपकी आवाज़ आपको खुद बताएगी। अगर आप, इफ़ यू हैव द गट्स टू फेस योर ओन वॉइस, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी त्रुटियाँ आसानी से दिखना शुरू हो जाएंगी, और वो दिखती ही हैं। और अगर आप उन्हें कह दें कि इफ़ यू टर्न अ ब्लाइंड आई टू देम, तो वो फिर ज़्यादा ज़ोर से बोलने लगती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेहनत में कहीं भी कमी ना आए। मेहनत के साथ सावधानी भी क्या बहुत बरतनी पड़ती है? बहुत परहेज़, ये नहीं खाना, वो नहीं करना? नहीं, अलग अलग अपनी आवाज़ का जो एक अपनी आवाज़ की तासीर होती है, अपनी एक अलग एक केमिस्ट्री होती है। उसमें कुछ लोगों की आवाज़ें बहुत डेलिकेट होती हैं। आप मूंगफली किसी चीज़ में डाल दीजिए तो आवाज़ ख़राब हो जाती है, टमाटर डाल दीजिए तो ख़राब हो जाती है। फॉर्चुनेटली मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है, हालांकि मुझे भी प्रॉब्लम्स होती हैं और तब सावधानी बरतनी होती है। लेकिन मुझे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं, शुभा जी आप तो आइसक्रीम खाएंगे नहीं। अब शुभा जी को तो आइसक्रीम बहुत पसंद रहती है और मेरे गले पे कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं अचार मत खाइए, मुझे अचार भी बहुत पसंद है। तो मेरी आवाज़ पे इन चीज़ों का इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं मुझे भी। बट दैट वे यू आर लकी कि Very, आइसक्रीम very और lucky. अचार ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हाँ, ठंडा पानी वगैरह सब। हैं। वाह। जी, फेवरेट फूड आइटम? अब आप तो ये देख ही सकते हैं, आप तो मैं सामने बैठी हूँ कि मैं फूडी तो ज़रूर होंगी। तो देखिए, मैं दूसरों की फूडी होने पे एतराज़ नहीं कर सकता, मैं भी आपके सामने ही बैठा हूँ। मैं, कहा जाता है ना कि लोग कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, आई हैव अ स्वीट टूथ, पर मेरे तो 32 स्वीट टीथ हैं। अरे मीठा वाह। बहुत पसंद है। अच्छा, खासकर कोई विशेष या सारे? मीठा हो तो पसंद है। तो इलाहाबाद की सबसे फेवरेट स्वीट डिश कौन सी है? नो क्लू। इमरती? इमरती, जलेबी और दूध। अरे वाह, आप तो बिल्कुल ट्रेडिशनल, इसमें भी शास्त्रीय हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, चॉकलेट की भी उतनी ही शौकीन हूँ। ये बताइए, आपकी मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रही थी? मेरा बेटा धवल पैदा हुआ था 1984 में, बड़ी खुशी का अवसर था। धवल जो आपका बेटा है, वो खुद अपने आप में अब एक म्यूजिशियन है और अपनी जगह बना रहा है, लेकिन वो एक बिल्कुल अलग किस्म की मौसीकी ट्राई कर रहा है, संगीत ट्राई कर रहा है। जी, जैसे मतलब आपके वीसा वी यू। बिल्कुल। तो आपको कभी उससे कुछ एतराज़ होता है कि ये जैसे मैं करती हूँ वैसे क्यों नहीं कर रहा, या और फ़ख्र महसूस होता है कि वो
अपनी लाइन कार्व कर रहा है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि वो उसके जीवन में म्यूज़िक इतना अहम स्थान ले रहा है। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे नहीं लगता कि एक पेरेंट अगर ज़िद करे कि आप इस किस्म का संगीत सीखिए या ऐसे ही कीजिए क्योंकि मुझे ये पसंद है, मुझे लगता कि वो तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। उसके जीवन में संगीत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं केवल इतनी सी राय दे सकती हूँ उसे कि वो जैसा चाहे उसको एक डिसिप्लिन तरीके से सीखे। वो जिस प्रकार का संगीत करना चाहे उसमें मेहनत करे, रियाज करे और सीखने की हमेशा कोशिश करे। जिस भी प्रकार का वो म्यूज़िक करना चाहे एक डिसिप्लिन स्टडी करे उसकी। 22-23 साल का लड़का है माशाअल्लाह। जी। कितना अनुशासन में बांधना चाहती हैं आप उसे? मतलब आपकी बात से ऐसा लग रहा है आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है उसके डिसिप्लिन से और रियाज करने से। नहीं, मैं तो आप उससे पूछिए, कभी बातचीत हुआ आपकी उससे तो आप देखिएगा मैं तो कूल मॉम की उपाधि पा चुकी हूँ। अच्छा, वाह, हम तो इस उपाधि के लिए तरसते रह गए साहब। लेकिन आपको मैं अपनी तरफ से कोई राय नहीं देती, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हम एक दूसरे को अपना संगीत ज़रूर सुनाते हैं और बेधड़क एक दूसरे से बात करते हैं। वाह। अच्छा ये बताइए, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपने बताया, आपके बेटे की हमने बात करी, मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है कि बस ज़मीन फट जाए और मैं अंदर चली जाऊँ? जब कोई कहता है अरे शुभा यू पुट ऑन सो मच वेट। अच्छा ये बताइए, और एक कोई ऐसी मेजर डिज़ायर कि बस मुझे ये और करना है, मैंने बहुत हासिल किया है, बहुत कामयाब हूँ, बहुत प्यार मिला है, बहुत शोहरत मिली है, दिस इज़ समथिंग विच आई वांट टू डू नाउ? मुझे लगता है कि आपने सही कहा, मुझे बहुत अवसर मिले हैं, सीखने के बहुत अवसर मिले हैं, बहुत प्यार से गुरुजनों ने सिखाया, बहुत अवसर मिले मंच प्रस्तुति करने के, रिकॉर्ड करने के, और प्यार भी लोगों का मिला मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि म्यूज़िक एजुकेशन जो हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा तो है ही और इंस्टीट्यूशंस भी हैं, लेकिन आम आदमी तक जो भारतीय संगीत की विविधता है उसे पहुंचाने के प्रयास और आवश्यक हैं, और हमेशा उसी तरह से नहीं किए जा सकते जैसे अभी तक हम कर रहे हैं। हर व्यक्ति को आप कहेंगे कि नहीं आप पलटे सीखते रहिए तो वो संभव नहीं है। लेकिन हम ये लोगों को बताएं कैसे आज के माहौल में कि भारतीय संगीत केवल ये लेटेस्ट हिट नहीं है बॉलीवुड का, इसके अतिरिक्त भी कुछ है, और मुझे लगता है कि मैं उस क्षेत्र में कुछ काम ज़रूर करना चाहूँगी। शुभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो आई, इतने खुल के हमसे अपनी दिल की बातें शेयर करी। वी आर वेरी ग्रेटफुल, बहुत ही मज़ा आया। तो उम्मीद करता हूँ कि शुभा मुद्गल का ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन फॉर ट्यूनिंग इन एंड लिसनिंग टू द इंटरव्यू। नमस्कार।